नमस्कार दोस्तों। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन यानी कि मॉस्पी ने जो भारत की नई सीपीआई श्रृंखला है उसमें जो नए नए भार हैं, उसमें जो प्रमुख भार हैं जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि खाद्य पदार्थों के भारांश में परिवर्तन किया गया है। फिर उसके बाद जो आवास है तो आवास के भार में वृद्धि की गई है। तो ये जो नए नए भार हैं उनको जारी किया है और इस सीपीआई की नई श्रृंखला का जो आधार वर्ष होगा वो 2024 होगा। अब आज से थोड़े टाइम पहले मैंने जब आपसे बात की थी कि आखिरकार बेस ईयर क्यों चेंज किया जाता है, जो हमारी अर्थव्यवस्था के सूचकांक होते हैं जैसे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो या फिर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो या फिर इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हो, इन सब का बेस ईयर को चेंज करने की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, जब हम बेस ईयर को चेंज करते हैं तो हम अर्थव्यवस्था की वास्तविकताओं से रूबरू हो पाते हैं। क्योंकि अगर आप सीपीआई के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो 2011-12 इसका बेस ईयर है और अब हम वर्तमान में 2026 में पहुंच चुके हैं। अब आप खुद सोचिए कि 2011-12 में लोगों का उपभोग पैटर्न जिस तरीके का था, क्या 2026 में वो उपभोग पैटर्न सेम रहेगा? नहीं रहेगा। लोगों की आय 2011 में जिस तरीके की थी, क्या उस आय में कोई परिवर्तन 2026 में हमें देखने को नहीं मिला है? मिला है। तो जाहिर सी बात है, जब लोगों के आय में परिवर्तन होता है तो उनके उपभोग के पैटर्न में भी परिवर्तन होता है। तो लोग जो है वो नई नई वस्तुओं का कंजम्पशन शुरू कर देते हैं, नए नए तरीके से कंजम्पशन शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो पुराने बेस ईयर है वो इररेलेवेंट हो जाते हैं, अप्रासंगिक हो जाते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन हो रहे हैं, हमारे समाज में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए हमें अपनी अर्थव्यवस्था के सूचकांकों को अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। और इसलिए भी इसे अपडेट करने की जरूरत पड़ती है ताकि वैश्विक गणना पद्धति में दूसरे देश जिस तरीके से अपनी अर्थव्यवस्था के अलग अलग सूचकांकों की गणना कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें वैश्विक मानकों के ऊपर अगर बढ़ना है, अगर दो देशों के बीच में तुलनात्मक दृष्टि रखनी है, तो हमें भी उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ेगा और उसके लिए बेस ईयर को चेंज करना बहुत जरूरी हो जाता है। तो दोस्तों, हाल ही में सीपीआई का जो बेस ईयर है उसको 2024 करने की बात है और इसमें जो प्रमुख भार हैं उनको भी आप देखें तो चेंज किया गया है। अब ये जो नई श्रृंखला है, ये भारत की बदलती हुई उपभोग संरचना को दिखाने का प्रयास है। ये जो नई श्रृंखला है ये भारत में बदलते हुए आय स्तर को और भारत में बढ़ते हुए शहरीकरण को ज्यादा अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास है। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे इस सीपीआई की नई श्रृंखला के बारे में कि इसमें क्या क्या प्रमुख परिवर्तन किए गए हैं, कौन कौन से ऐसे प्रमुख क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में हमें परिवर्तन किया गया है, जिनके भारांश में कमी आई है, किनके भारांश में बढ़ोतरी हुई है और इन सब का हमारे देश की मौद्रिक नीति पे क्या प्रभाव पड़ेगा। आखिरकार कैसे ये नई श्रृंखला आरबीआई की मौद्रिक नीति को ज्यादा प्रभावशाली बनाएगी। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कि नई सीपीआई श्रृंखला में प्रमुख परिवर्तन कौन-कौन से किए गए। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहला परिवर्तन दोस्तों हमें ये देखने को मिलता है कि खाद्य और पेय पदार्थों के भारांश में कमी लाई गई है। जो पुराना भार था खाद्य और पेय पदार्थों का, वो टोटल सीपीआई बास्केट का 45.86% था। लेकिन जो नया भार है 2024 के आधार वर्ष के अनुसार वो 36.75% है। अब इसका महत्व क्या है, आप इसको इस तरीके से समझिए। दरअसल खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में जो परिवर्तन है वो बहुत ज्यादा रैपिड होता है, बहुत ज्यादा त्वरित होता है। तो इसकी वजह से जैसे ही खाद्य के मूल्य में उतार चढ़ाव आता था, तो जो हेडलाइन मुद्रास्फीति होती थी, वो भी हमें उसमें भी हमें अचानक से परिवर्तन देखने को मिलता था, जबकि वो परिवर्तन वास्तविक नहीं था। और इस वजह से देखिए, अब ये जो खाद्य भारांश है, उसको कम करने की वजह से जो हेडलाइन मुद्रास्फीति पर हमें पहले बहुत ज़्यादा प्रभाव दिखता था इस खाद्य और पेय पदार्थों के भारांश का, वो अब प्रभाव कम होगा और जो सीपीआई है, वो ज़्यादा स्थिर बनेगा। इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मान लीजिए सीपीआई में 100 वस्तुएं हैं। इन 100 वस्तुओं की कीमतों का जो औसत होता है वो होता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। जाहिर सी बात है कि अकेला किसी एक वस्तु की कीमत नहीं होती सीपीआई, ये जो सीपीआई बास्केट की सभी वस्तुएं हैं उनकी महंगाई का औसत होता है। अब मान लीजिए कि इन 100 वस्तुओं में से लगभग 46 वस्तुओं की कीमतों में अचानक से वृद्धि हो रही है या अचानक से कमी हो रही है, तो इसका इस पूरे 100 वस्तुओं की औसत पे तुरंत प्रभाव देखने को मिलता है ना? क्योंकि इसका भारांश बहुत ज्यादा है, लगभग आधा जो है भारांश इसी का है। तो जाहिर सी बात है कि अगर खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में जो भी परिवर्तन होते थे, उससे सीपीआई बास्केट में या सीपीआई महंगाई में अचानक से हमें परिवर्तन देखने को मिलता था। लेकिन ये परिवर्तन वास्तविक नहीं था। अब हो सकता है कि 46% की जो वस्तुएं हैं, इस 46% की वस्तुओं में मान लीजिए कीमत में बढ़ोतरी हुई, लेकिन जो बाकी 54 वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में अगर कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बावजूद सीपीआई जो महंगाई है वो हमें बढ़ती हुई दिखेगी। क्यों? क्योंकि इन 46 वस्तुओं का, जो कि खाद्य और पेय पदार्थों से संबंधित है, इनका भारांश बहुत ज्यादा है।
तो अर्थव्यवस्था में वास्तविकता में महंगाई बढ़े या ना बढ़े, लेकिन अगर खाद्य खाद्य मूल्य में उतार चढ़ाव होता था तो उसका हेडलाइन मुद्रास्फीति पर प्रभाव बहुत ज्यादा दिखता था, और इसका मूल्य अगर ऊपर जाता था तो हमें मुद्रास्फीति बढ़ती दिखती थी, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता था। और इस खाद्य और पेय पदार्थों का मूल्य जब नीचे आता था, इनकी कीमतों में जब कमी आती थी, तो हमें मुद्रास्फीति कम होती दिखाई देती थी। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये पूरी की पूरी मुद्रास्फीति के वास्तविकता को दर्शाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हेडलाइन मुद्रास्फीति पर अब खाद्य और पेय पदार्थों के भारांश के कम होने की वजह से इस मुद्रास्फीति पर जो प्रभाव है वो कम होगा, और जो सीपीआई है वो ज्यादा स्थिर बन सकेगा। अगर हम हेडलाइन मुद्रास्फीति की बात करें दोस्तों, तो ये अर्थव्यवस्था की कुल मुद्रास्फीति को दिखाता है। इसमें खाद्य पदार्थ और ऊर्जा, ये इनको भी शामिल किया जाता है, साथ ही साथ इसमें वस्तु और सेवा दोनों को शामिल किया जाता है। एक और मुद्रास्फीति होती है जिसे हम कोर मुद्रास्फीति के नाम से जानते हैं। तो कोर मुद्रास्फीति में खाद्य और ऊर्जा के अलावा अर्थव्यवस्था में बाकी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति का आकलन किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि कोर मुद्रास्फीति का जो इस्तेमाल है वो मुख्यतः नीति निर्माताओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि खाद्य और ऊर्जा की कीमतों में हमें जो परिवर्तन है वो ज्यादा रैपिड देखने को मिलते हैं, और इस वजह से नीति निर्माताओं के लिए एक भ्रम की स्थिति से उत्पन्न हो सकती है। उनको अपने नीतियों के निर्माण में एक परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, बढ़ती हुई कीमतों में मतलब कीमतों के अचानक बढ़ने से या कीमतों के अचानक कम होने से। तो कोर मुद्रास्फीति नीति निर्माताओं के लिए इस्तेमाल में लाई जाती है, नीति निर्माताओं द्वारा इस्तेमाल में लाई जाती है। वहीं हेडलाइन मुद्रास्फीति हमारे देश के उपभोक्ताओं के लिए ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इसमें खाद्य और ऊर्जा की वस्तुएं भी संबंधित है। तो किस तरीके से खाद्य की वस्तुओं में महंगाई आ रही है, ऊर्जा की वस्तुओं में महंगाई आ रही है, इस पे उपभोक्ताओं के द्वारा ध्यान हेडलाइन मुद्रास्फीति के माध्यम से दिया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि खाद्य और पेय पदार्थों का जो भारांश कम हुआ है, उसका हमारे देश के कुल मुद्रास्फीति के मापन पर पॉजिटिव इफेक्ट कैसे पड़ेगा, ये आपने समझा होगा। दूसरा प्रमुख परिवर्तन हमें नई सीपीआई श्रृंखला में यह देखने को मिलता है कि आवास का भार जो है वो तेजी से बढ़ा है। जैसे मैंने आपको बताया, खाद्य और पेय पदार्थों के भार में कमी लाई गई है, वहीं आवास के भार में तेजी से हमें वृद्धि देखने को मिली। जो सीपीआई बास्केट था उसमें पुराना जो आवास का भार था वो 10.07% था। वहीं नए बास्केट में आप देखिए जो आवास का नया भार है वो 17.66% है। अब इस आवास के भार में बढ़ोतरी की कई सारी वजह हैं। जैसे इसमें आवासीय उपयोगिताओं को भी शामिल किया गया है। जो नई सीपीआई का बास्केट है उसमें पहले आवासीय उपयोगिताओं को जो शामिल छोड़ा गया था, जो शामिल नहीं किया गया था, नए सीपीआई बास्केट में आप देखें तो आवासीय उपयोगिताओं, जैसे कि अगर आप कहीं पे घर लेते हैं तो आपको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, गैस भी चाहिए, दूसरे ईंधन भी चाहिए। अब इन सारी उपयोगिताओं को नए सीपीआई में शामिल किया गया है, जिसकी वजह से आवास का भार बढ़ा है। फिर दूसरा आप देखें कि हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 में हमने ये देखा कि किराए पर लोगों का खर्च काफी ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये 0.45 से 0.56% हो गया, और शहरी क्षेत्रों में ये 6.24% से 6.58% हो गया। तो चूंकि किराए में बढ़ोतरी हो रही है, तो इसलिए हमें आवास में भी बढ़ोतरी करने की जरूरत थी नई सीपीआई बास्केट में, और इसीलिए आवास में बढ़ोतरी की गई है। साथ ही साथ आप देखें तो किराया मापन पद्धति में भी सुधार किया गया है। जैसे अब जो मान लीजिए आप किसी के यहाँ पे एम्प्लॉय हैं, तो आपका जो एम्प्लॉयर है अगर वो आपको आवास देता है, आपको रहने के लिए जगह देता है, तो उसको अब सीपीआई में उसको किराया मापन पद्धति में अब नहीं जोड़ा जाएगा। पहले इसको शामिल किया जाता था। तो किराया मापन पद्धति में सुधार किया गया है। हमने ये देखा कि हमारे किराए पर हमारा खर्च बढ़ा है, साथ ही साथ सीपीआई बास्केट में आवासीय उपयोगिताओं को भी शामिल किया गया है। तो इन 3 कारणों की वजह से हम ये देखते हैं कि आवास का जो भारांश है वो सीपीआई बास्केट में तेजी से बढ़ा है। ठीक है? अब इसका प्रभाव क्या होगा? जिस तरीके से हमने खाद्य और पेय पदार्थों का देखा था प्रभाव, कि खाद्य और पेय पदार्थों का चूंकि भारांश बहुत ज्यादा था, तो खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों में तुरंत जो परिवर्तन होते थे उसकी वजह से हमें कुल मुद्रास्फीति में परिवर्तन हमें देखने को मिलते थे। हालांकि ये परिवर्तन जो थे वो वास्तविक नहीं थे, ये वास्तविक परिवर्तन को नहीं दिखाते थे। उसी तरीके से आवास में जब परिवर्तन होगा, तो चूंकि इसका भारांश बढ़ गया है, तो आवास मुद्रास्फीति बढ़ेगी, तो इसका जो हेडलाइन सीपीआई है उस पे भी उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जैसा कि हमने खाद्य भारांश वाले उसमें पढ़ा था। मैं उम्मीद करता हूं मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा जो इसमें प्रमुख परिवर्तन किया गया है दोस्तों नई सीपीआई श्रृंखला में, वो है ये है कि सीपीआई बास्केट का विस्तार किया गया है। पहले सीपीआई बास्केट में 299 वस्तुएं हुआ करती थी। नए सीपीआई बास्केट में 358 वस्तुओं को शामिल किया गया है, जो कि इस बात को हमें दिखाता है कि उपभोग के नए पैटर्न जो है वो सामने आए हैं अर्थव्यवस्था में। लोगों के द्वारा नई नई वस्तुओं का उपभोग शुरू हो चुका है। लोगों के द्वारा अलग अलग प्रकार के उपभोग पैटर्न दिखाए जाते हैं। तो इन सारे पैटर्न को सीपीआई बास्केट में इंक्लूड करना बहुत जरूरी था। इसके अलावा नई सीपीआई श्रृंखला में आप देखें श्रेणियों का पुनर्गठन किया गया है, रिक्लासिफिकेशन किया गया है। जैसे
पहले शिक्षा को मिसलेनियस के अंतर्गत रखा जाता था और मिसलेनियस का जो भारांश था 4.46% था। अब शिक्षा को एक अलग से स्वतंत्र श्रेणी के रूप में बना दिया गया है और शिक्षा का जो नया भार है वो 3.33% है। ठीक बात है। तो श्रेणियों का पुनर्गठन भी आपको इस नई सीपीआई श्रृंखला में देखने को मिलता है। साथ ही साथ पुरानी और नई सीपीआई श्रृंखला को जोड़ने के लिए भी विशेषज्ञ समूह की एक सिफारिश ये सामने आई है कि हम सीपीआई 2012 और सीपीआई 2024 इनके बीच में एक लिंकिंग फैक्टर को जारी करेंगे। कहने का मतलब कि किसी वस्तु की कीमत सीपीआई 2012 के अनुसार क्या थी और उसी वस्तु की कीमत सीपीआई 2024 के अनुसार क्या होगी, इसके लिए हम एक लिंकिंग फैक्टर को निकालते हैं। लिंकिंग फैक्टर दरअसल कुछ नहीं होता। सीपीआई 2012 में अगर किसी वस्तु का मूल्य 100 रुपए था और सीपीआई 2024 में किसी वस्तु का जो भारांश था वो मान लीजिए 120 था, तो इन्हीं 2 वर्षों के मूल्य का जो अनुपात होता है हम उसको कहते हैं सीपीआई लिंकिंग फैक्टर। तो 100 अनुपात 120 हम इसको कहते हैं लिंकिंग फैक्टर। और अगर मान लीजिए 2021 में किसी भी वस्तु का अगर 2024 के अनुसार जो कीमत है वो निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे? उस वस्तु की कीमत को हम लिंकिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो लिंकिंग फैक्टर और कुछ नहीं होता, सीपीआई 2012 और सीपीआई 2024 इन दोनों के बीच में एक लिंक को स्थापित करेगा। सीपीआई 2012 के अनुसार किसी वस्तु का जो मान था वो सीपीआई 2024 के अनुसार उस वस्तु का सेम वस्तु का क्या मान होगा, इसी को निकालने के लिए हम लिंकिंग फैक्टर को जारी करते हैं। इसके बारे में मैं आपसे इकोनॉमी में डिटेल में डिस्कस करूंगा। आप यहाँ पे बस इस तरीके से समझिए कि अगर कोई वस्तु ए है, उसका सीपीआई का मान 2011-12 के अनुसार अगर 100 है, तो सीपीआई 2024 के अनुसार उसका मान निकालने के लिए हमें लिंकिंग फैक्टर की जरूरत पड़ती है। और ये निकालते हम कैसे हैं? तो 100 अगर 2011-12 के अनुसार है और 2024 के अनुसार अगर 120 है, तो हम इन दोनों का जो अनुपात निकालते हैं, यही अनुपात होता है लिंकिंग फैक्टर। ठीक है। तो इस 5 मुख्य परिवर्तनों के माध्यम से जो नई सीपीआई श्रृंखला है, हमें उसको समझने की जरूरत है। अब दोस्तों, आपके मन में ये सवाल जरूर आना चाहिए कि आखिरकार सीपीआई बास्केट में जब खाद्य भार अधिक था, तो अधिक होने से क्या-क्या समस्याएं थी? तो ये मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर खाद्य कीमतों में जो उतार-चढ़ाव है वो बहुत ज्यादा तेज है, तो ये हमारे हेडलाइन सीपीआई को अस्थिर बना देता है। क्योंकि अब केवल खाद्य और पेय पदार्थों की वजह से हमें कुल मुद्रास्फीति बढ़ती हुई दिखती है, जबकि वास्तविकता में ऐसा नहीं होता। कुल मुद्रास्फीति में बहुत सारी दूसरी वस्तुएं भी होती है। हो सकता है उनकी कीमतों में परिवर्तन नहीं हो रहा हो, लेकिन चूंकि खाद्य कीमतों का भारांश ज्यादा है, तो खाद्य कीमतों का असर इन दूसरी वस्तुओं पर दिखता था जिनकी कीमतों में कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलता था। तो खाद्य कीमतों में तीव्र उतार चढ़ाव की वजह से जो हेडलाइन सीपीआई है वो ज्यादा अस्थिर बनता है और इससे जो व्यापक मूल्य प्रवृत्ति है वो अलग दिशा में हमें देखने को मिलती है। जो मूल्य प्रवृत्ति हमें हो सकता है खाद्य कीमतों की वजह से बढ़ती हुई दिखे, लेकिन असल में ऐसा नहीं हो, तो हमें ये प्रवृत्ति जो है वो ये देखने को मिलती है। तो इस वजह से खाद्य कीमतों ने जो वास्तविक मांग आधारित महंगाई था उसको दबा दिया था। इसलिए हमें खाद्य और पेय पदार्थों के भारांश में नए सीपीआई में कमी करने की जरूरत थी। फिर उसके बाद जो नए वेट्स है उसका मुद्रास्फीति पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आप इस बात को समझिए कि जब खाद्य मुद्रास्फीति कम होगी, तो जाहिर सी बात है जो टोटल आप सीपीआई देखें, यानी कि हेडलाइन सीपीआई जो है वो ज्यादा स्थिर हो जाएगा। उस पे जो प्रभाव है वो प्रभाव काफी कम हो जाएगा। तो जो खाद्य झटके हैं उसका हमारी अर्थव्यवस्था की कुल महंगाई पर प्रभाव कम होगा और संरचनात्मक महंगाई ज्यादा अधिक स्पष्ट तरीके से सामने आएगी। संरचनात्मक महंगाई कहने का मतलब हमारे देश की अर्थव्यवस्था में जो संरचनात्मक समस्याएं हैं उसकी वजह से जो महंगाई हो रही है, हम उनको संरचनात्मक महंगाई कहते हैं। तो संरचनात्मक महंगाई जब ज्यादा अच्छे तरीके से स्पष्ट हो पाएगी, तो फिर हम इन संरचनात्मक कमियों को दूर करने के प्रयास भी कर पाएंगे। ठीक है। अब आपको ये भी सवाल आना चाहिए मन में कि जब मुद्रास्फीति में खाद्य का भारांश कम किया गया, तो इसका मौद्रिक नीति पे क्या असर पड़ेगा? देखिए, दरअसल जब खाद्य भारांश मुद्रास्फीति में सॉरी जो सीपीआई था उसमें बहुत ज्यादा था, तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति थी जिसके माध्यम से वो आरबीआई हमारे देश में महंगाई का नियंत्रण करता है, तो वो उसमें मौद्रिक नीति का जो प्रभाव था वो खाद्य के भारांश के ज्यादा होने की वजह से उतना ज्यादा नहीं हो पाता था। क्योंकि देखिए, पुरानी सीपीआई जो आधारित थी वो 2011-12 के उपभोग पैटर्न पर आधारित थी, जो कि अब अप्रासंगिक हो चुकी है ना? एंगल्स का लॉ ये कहता है कि जब लोगों की आय बढ़ती है तो भोजन पर खर्च का अनुपात जो है वो घट जाता है। और इसका प्रमाण हमें इस हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे 2023-24 से भी मिलता है। अगर 2011-12 की बात करें, तो भोजन पर जो खर्च है वो ग्रामीण क्षेत्रों में 52.9% था, वहीं 2023-24 में ये 47% हो गया, यानी कि इसमें हमें कमी देखने को मिली है और यही एंगल्स का लॉ कहता है। शहरी शहरी क्षेत्रों में हम बात करें तो 2011-12 में भोजन पर खर्च 42.62% था, तो 2023-24 में ये घटकर 39.68% हो गया। तो जिस तरीके से हमारे भोजन पर खर्च का अनुपात घट रहा था, उसी तरीके से सीपीआई के बास्केट में खाद्य के भार को घटाना भी हमारे आर्थिक यथार्थ के अनुरूप था। इसलिए आरबीआई थोड़ा
सा असहज था, क्योंकि खाद्य कीमतों पे आरबीआई का बहुत ज्यादा नियंत्रण नहीं होता और खाद्य कीमतों में जो अचानक से बढ़ोतरी या कमी होती है उसकी वजह से मौद्रिक नीति का जो प्रभाव होता है वो बहुत ज्यादा कम हो जाता है। मौद्रिक नीति के अंतर्गत जो आरबीआई के द्वारा कदम उठाए जाते थे उनके प्रभाव कम हो जाते थे। तो जाहिर सी बात है कि आरबीआई पुरानी सीपीआई से काफी असहज महसूस कर रहा था। लेकिन जो नई नई सीपीआई आई है जिसमें खाद्य के भारांश को कम किया गया है, उससे आरबीआई के लिए एक राहत मिलेगी। क्योंकि आरबीआई देखिए, आरबीआई मांग को नियंत्रित करने के लिए, महंगाई को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरों का सहारा लेता है। जैसे आरबीआई ने क्या किया कि ब्याज दरों में कमी कर दी। अगर ब्याज दरों में कमी कर देती है तो इससे क्या होता है, लोगों को लोन ज्यादा मिलता है। ठीक बात है। अब लोगों को लोन ज्यादा मिलेगा तो उनके पास पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो फिर जो कीमतें हैं, कीमतों में वृद्धि होगी और फिर इससे हमारी अर्थव्यवस्था में, अब देखें, जो सुस्ती थी उस सुस्ती से हम निजात पाते हैं और अर्थव्यवस्था फिर से एक बारी गति पकड़ लेती है। तो इस तरीके से ब्याज दर के माध्यम से आरबीआई जो है वो महंगाई को नियंत्रित करता है। लेकिन सब्जी की अगर कीमत बढ़ गई या फिर अनाज की कीमत बढ़ गई तो ये आपूर्ति पक्ष या खाद्य कीमतों पर आरबीआई की मौद्रिक नीति का बहुत सीमित नियंत्रण रहता है, आरबीआई की मौद्रिक नीति का बहुत सीमित प्रभाव रहता है। तो पहले समस्या ये थी कि उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के कारण जो हेडलाइन सीपीआई है वो हमेशा बढ़ी हुई रहती थी, जो कि मैंने आपको पिछले 2-3 बार एग्जाम्पल में समझाया कि 100 वस्तुओं में से अगर 46 वस्तुओं की कीमत बढ़ी हुई है तो पूरी की पूरी 100 वस्तुओं की कीमत की औसत जो है उसमें भी हमें बढ़ोतरी देखने को मिलती है। लेकिन वास्तविकता में ऐसा जरूरी नहीं है कि बाकी के जो 54 वस्तुएं हैं उनकी कीमतों में भी वृद्धि हुई हो। तो जब उच्च खाद्य मुद्रास्फीति रहती थी तो हेडलाइन सीपीआई हमेशा ऊंची रहती थी और हेडलाइन सीपीआई ऊंची रहने की वजह से आरबीआई दरें घटा नहीं पाता था। यानी कि महंगाई जब ज्यादा है तो आरबीआई जो है ब्याज दरें कम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्याज दरें कम करेगा तो इससे महंगाई पे और ज्यादा असर पड़ेगा, महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। आप इसको समझिए कि ब्याज दरों के में कमी करने से महंगाई कैसे बढ़ेगी। ब्याज दरें कम होंगी तो मैंने अभी आपको बताया कि लोगों के पास लोन ज्यादा आएगा। ठीक है। अब जब लोन ज्यादा आएगा तो लोगों के पास पैसा ज्यादा आएगा, पैसा आएगा तो लोग खर्च करेंगे, खर्च करेंगे तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि होगी, मांग में वृद्धि होगी तो वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होगी, है ना। और जब कीमत में वृद्धि होगी तो हम इसी को तो महंगाई कहते हैं। तो ब्याज दरें कम करने से महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। लेकिन खाद्य मुद्रास्फीति बहुत ऊंची है, हमें ऐसा लग रहा है कि हेडलाइन सीपीआई काफी ज्यादा ऊंचा है। तो हेडलाइन सीपीआई जब ऑलरेडी ऊंचा है तो आरबीआई दर कैसे घटा दे, क्योंकि आरबीआई के दर घटाने से तो मांग जो है वो और ज्यादा बढ़ेगी और महंगाई और ज्यादा बढ़ेगी। तो आरबीआई के लिए अब राहत की बात यह है कि अब जैसे ही खाद्य का भारांश कम हुआ तो अब खाद्य मुद्रास्फीति का भारांश कम होने की वजह से जो हेडलाइन सीपीआई है जो पहले ऊंची रहती थी अब उसमें हमें एक स्थिरता देखने को मिलेगी। ठीक बात है। तो इस चीज को आपको समझना है। फिर खाद्य मुद्रास्फीति को हटाकर जो लक्ष्य निर्धारण का प्रस्ताव है वो भी रखा गया था। दरअसल आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में ये कहा गया था कि हमारे देश में जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है जो वर्तमान में लेके 2 से लेके 6% तक आपको देखने को मिलेगा, हम इसे 4+-2 के तौर पे भी जानते हैं। तो खाद्य मुद्रास्फीति को छोड़कर जो मुद्रास्फीति लक्ष्य है उस पर विचार करने का सुझाव आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 में दिया गया था, लेकिन आरबीआई ने इसका विरोध किया। जो तत्कालीन गवर्नर थे शक्तिकांत दास, उन्होंने ये कहा कि जब खाद्य मुद्रास्फीति अस्थायी है तो हम उसको नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन अगर लगातार ऊंची खाद्य मुद्रास्फीति बनी रहे तो हम इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते, हमें इसको नियंत्रित करना ही पड़ेगा। तो हम खाद्य मुद्रास्फीति को हटाकर अपने मुद्रास्फीति लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर सकते। तो वर्तमान में जो मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा है वो 4% का सीपीआई का लक्ष्य है और सहनशीलता 2 से लेकर 6% के बीच में है। यानी कि हमारे देश के अंदर जो महंगाई है वो 2% से लेकर 6% तक के बीच में रखने का जो लक्ष्य है हमारे देश के नीति निर्माताओं ने तय किया है। फिर इस लक्ष्य का हर 5 वर्ष में समीक्षा किया जाएगा और अगला लक्ष्य जो है वो इसी साल अप्रैल से लागू होगा। तो आप देखें अप्रैल महीने में आपको देखने को मिल सकता है कि इस लक्ष्य में अब कुछ परिवर्तन हो सकता है देखने को मिले। तो अधिकांश अर्थशास्त्री हालांकि ये मान रहे हैं कि ये जो लक्ष्यीकरण का ढांचा है कि 2 से लेकर 6% के बीच में महंगाई को बना के रखना यही बनी रहेगी, इसमें कोई परिवर्तन हमें देखने को नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे एक सवाल आपके मन में ये भी आना चाहिए कि आखिरकार हम 2% की महंगाई की बात क्यों कर रहे हैं। अगर महंगाई जितनी कम हो उपभोक्ता के लिए तो उतना अच्छा है। लेकिन देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था को अगर जीवंत बनाए रखना है तो उस अर्थव्यवस्था में एक निश्चित सीमा तक महंगाई का होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं होगी तो जो हमारी अर्थव्यवस्था के उत्पादक हैं उनको इस बात का प्रोत्साहन ही नहीं मिलेगा कि भविष्य में कीमतों में वृद्धि होगी। तो जाहिर सी बात है, जब उनको भविष्य में कीमतों में वृद्धि का प्रोत्साहन नहीं मिलेगा तो वो अपना उत्पादन नहीं करेंगे और इससे हमारी अर्थव्यवस्था की जो गति है वो ठप पड़ जाएगी। इसके अलावा अगर हमारी अर्थव्यवस्था में महंगाई नहीं रहेगी तो लोग खपत नहीं करेंगे। कहने का मतलब, मान लीजिए अगर
अभी किसी मोबाइल का प्राइस 10,000 है, ठीक बात है। अब आपको लग रहा है कि आगे इस मोबाइल का प्राइस बढ़ के 15,000 होने वाला है, तो आप क्या करेंगे, अभी 10,000 में ही इसको खरीद लेंगे। तो महंगाई क्या करती है, अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ाती है, कंजम्पशन को बढ़ाती है, और खपत की वजह से ही हमारी अर्थव्यवस्था गति करती है। खपत की वजह से हमारी अर्थव्यवस्था में पैसा जाता है, और पैसा जब जाता है तो इसी पैसे को हम देखते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में ये घूमता है और अर्थव्यवस्था अपने रास्ते पर चलती रहती है और एक देश विकास करता है। तो वर्तमान मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण ढांचा ये था। तो इस तरीके से दोस्तों इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष हम ये निकालते हैं कि जो नई सीपीआई की श्रृंखला है वो भारत की वर्तमान उपभोग संरचना के अनुसार है, क्योंकि वर्तमान उपभोग संरचना में हमें खाद्य उपभोग में कमी देखने को मिली है। जो खाना पर खर्च होता था उसमें कमी देखने को मिली है, तो इसलिए हमने सीपीआई के बास्केट में खाद्य भारांश को कम कर दिया है। हमारे वर्तमान उपभोग संरचना में हमने देखा कि आवास पर जो खर्च है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है, चाहे वो किराए का खर्च हो या फिर दूसरी आवास उपयोगिताओं का खर्च हो, पानी है, बिजली है, इन सब पे हमारा जो खर्च बढ़ा है, इसलिए हमने क्या किया, सीपीआई बास्केट में आवास के भारांश को बढ़ा दिया। तो ये नई सीपीआई श्रृंखला हमारे भारत की वर्तमान उपभोग संरचना को बताती है, हमारे देश में जो आर्थिक परिपक्वता है उसको बताती है, और हमारे देश की शहरी वास्तविकताएं क्या है उसको ज्यादा बेहतर तरीके से दर्शाती है। तो खाद्य भार में कमी से अब हमारे देश में मुद्रास्फीति ज्यादा स्थिर होगी, क्योंकि इनका भारांश कम होने की वजह से इनका जो प्रभाव पहले हेडलाइन सीपीआई पे बहुत ज्यादा पड़ता था, वो सीपीआई पे अब प्रभाव इसका कम पड़ेगा। और जब आवास भार में वृद्धि होगी तो हो सकता है कि मूल्य दबाव थोड़ा सा उभर सकता है, लेकिन खाद्य की तुलना में ये मूल्य दबाव उतना ज्यादा नहीं होगा। तो कुल मिलाकर ये जो बदलाव है वो आरबीआई की मौद्रिक नीति को ज्यादा व्यवहारिक बनाएंगी और ज्यादा प्रभावी बनाएंगी, जिसके बारे में मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी बात की। क्योंकि खाद्य और पेय पदार्थों की कीमतों पे, यानी कि जो आपूर्ति आधारित पक्ष है उस पे देखें आप, तो आरबीआई का कोई नियंत्रण नहीं होता। आरबीआई मांग आधारित महंगाई को ज्यादा अच्छे से कंट्रोल कर पाती है, और उसके लिए वो ब्याज दरों का इस्तेमाल करती है। अब ब्याज दरों के इस्तेमाल से आप देखें कि खाद्य और पेय पदार्थों की कीमत में क्या असर पड़ सकता है, कुछ भी असर नहीं पड़ेगा। तो आरबीआई की जो मौद्रिक नीति थी अब ज्यादा प्रभावी हो पाएगी जब हमारे सीपीआई बास्केट में खाद्य के भारांश में कमी लाई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आज के सेशन में सीपीआई बास्केट में जो भी परिवर्तन किए गए हैं उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जिनमें जिनके भी भारांश में बढ़ोतरी की गई है उसका हमारी अर्थव्यवस्था पे क्या प्रभाव पड़ेगा, और कैसे ये नई सीपीआई श्रृंखला हमारे मौद्रिक नीति की प्रभावशीलता को बढ़ाती है, कैसे उसकी व्यवहारिकता को बढ़ाती है, और कैसे ये नई श्रृंखला हमारे देश में जो शहरी वास्तविकताएं हैं उनको ज्यादा बेहतर ढंग से बताती है, हमारे देश की वर्तमान उपभोग संरचना के अनुरूप है। तो दोस्तों ये हमारा आज का सेशन था। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज के इस सेशन से फायदा पहुंचा होगा, और अगर आपने इस सेशन को ध्यान से सुना है तो आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख के मेरे आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में पोस्ट कर सकते हैं कि भारत की नई उपभोक्ता मूल्य सूचकांक श्रृंखला आधार वर्ष 2024 में खाद्य पदार्थों के भार में कमी और आवास के भार में वृद्धि की गई है। इस परिवर्तन के औचित्य, मुद्रास्फीति मापन पर प्रभाव, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के संचालन पर इसके संभावित निहितार्थों की आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आप इसको आप इसका आंसर लिख के मेरे यूपीएससी आंसर राइटिंग वाले ग्रुप में जरूर पोस्ट करें। इसके अलावा दोस्तों इस पूरे सेशन के आधार पर आप इस एमसीक्यू को भी सॉल्व कर सकते हैं कि सीपीआई में खाद्य पदार्थों का उच्च भार भारत में मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण की प्रभावशीलता को सीमित करता है, क्योंकि खाद्य कीमतें मुख्यतः आपूर्ति पक्षीय कारकों से प्रभावित होती है। ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंगल्स का नियम यह प्रतिपादित करता है कि जैसे जैसे किसी अर्थव्यवस्था में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है, कुल उपभोग व्यय में खाद्य पर होने वाले खर्च का अनुपात घटता है। यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है सीपीआई में आवास का भार बढ़ने से दीर्घकाल में सीपीआई की अस्थिरता बढ़ेगी, क्योंकि किराया मुद्रास्फीति खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर होती है। हालांकि देखिए ये कुछ हद तक सही है, लेकिन आप देखें पहला और दूसरा तो सही ही है, और तीसरा भी आप खाद्य मुद्रास्फीति में देखें तो, और किराया मुद्रास्फीति में देखें तो दोनों में थोड़ा सा अंतर यह है कि किराया आपको हर साल बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से पहले खाद्य के भारांश ज्यादा होने की वजह से खाद्य की कीमतों में उतार चढ़ाव का हमारे कुल मुद्रास्फीति पे प्रभाव पड़ता था, उसी तरीके से आप देखेंगे कि सीपीआई में जो आवास की किराया मुद्रास्फीति को गणना की गई है, उस किराया मुद्रास्फीति में भी अचानक उतार चढ़ाव से हमारे कुल मुद्रास्फीति पे जो है वो आप देखें तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन खाद्य की तुलना में जो किराया मुद्रास्फीति है उसका प्रभाव बहुत कम होगा, क्योंकि खाद्य का भारांश आप देखें तो लगभग 46% था, और आवास का जो भारांश है अभी भी लगभग 17% के आसपास ही है। तो ये ज्यादा नहीं होगा। ये इसके मतलब जो किराया मुद्रास्फीति है वो खाद्य मुद्रास्फीति की तुलना में अधिक अस्थिर होती है, ऐसा कहना गलत होगा। खाद्य जो मुद्रास्फीति होती है वो ज्यादा अस्थिर होती है, किराया मुद्रास्फीति खाद्य की तुलना में थोड़ा सा ठीक होता है। तो पहला और दूसरा आपका सही है, तीसरा आपका गलत है। तो आपसे पूछा गया कौन सा सही है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन है, आपको ध्यान देना है, ठीक है।
और दोस्तों अगर आपको इस सेशन का पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है राहुल शर्मा करंट अफेयर्स। आप इसको ज्वाइन करके इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और अपने रिवीजन कर सकते हैं। और जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, अगर आपने लाइक नहीं किया है वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मिलता हूं अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।